दर्शकों नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। दर्शकों, सुबह का वक्त है और सुबह में जब भी हम घर से बाहर या फिर छत पे जाते हैं या फिर कहीं भी घूमने और टहलने जाते हैं, जब सुबह की जो हवा लगती है तो मन को तरोताज़ा कर देती है, मिजाज वाकई में ठंडा हो जाता है। और ऐसे में तो आज कल भीषण गर्मी भी कर रही है और एक दिन पहले हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन फिर से जो दिन है वही उमस भरा हो गया है और यूँ कह लीजिए कि गर्मी एक बार फिर से चरम पर है और हम सभी को बारिश का इंतज़ार भी है। इसलिए आप रोज़ाना अगर देर तक सोते हैं और सुबह का आनंद नहीं लेते हैं, तब आपको सुबह उठना पड़ेगा, सुबह टहल लीजिए। और सुबह में और भी अच्छा नज़ारा चाहते हैं, व्यूज़ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पटना का मरीन ड्राइव भी जाना पड़ेगा, क्योंकि गंगा किनारे वहाँ का जो हवा होता है वो और भी ज़्यादा सुहावना होता है। ठंडी हवाएं होती हैं जो आपके मन को और भी तरोताज़ा कर देती हैं। तो रोज़ाना हर वक्त सुबह सुबह उठे और टहलना नहीं भूलें, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है जो हमें याद दिलाता है कि पूरे दिन भर में एक सुबह ही होता है जो हमारे मन को फ्रेश करता है और हमें एक सोचने की जो एक ऊर्जा है वो प्रदान करता है। मतलब कि स्वस्थ जीवन शैली से हमें जोड़ता है सुबह का वक्त। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के विचार। जी हाँ, महात्माओं ने जैसा कि हम सभी को कई सारे विचार दिए, उन विचारों पर चलकर हमें न सिर्फ उत्तेजित होते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग कर दिखाने का जो जज्बा होता है वो हमें देखने को मिलता है, वो हमें प्रदान भी होता है। और कहीं ना कहीं हम संघर्ष भी करते हैं और संघर्षों से ही जो उम्मीद और सफलता के जो रास्ता है वो निकल कर सामने आता है। तो आइए देखते हैं आज का विचार क्या है हम सभी के लिए, जो महात्माओं ने हम सभी के लिए दिए हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। आयुर्वेद ने हमारे जीवन को आज कितना बदला है और वो लोग जो आयुर्वेद से बहुत लंबे वर्षों से जुड़े हुए हैं उनका अपना अनुभव क्या है, इन तमाम बातों पर आज हम जिक्र करेंगे। और इसलिए इस कार्यक्रम में बने रहें। बिहार बिहान आज इसी पर आधारित है कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने जीवन शैली को सुधार सके, जो हमारा जीवन शैली बिगड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पटना में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर विजय शंकर दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। विजय शंकर दुबे जी, आयुर्वेद को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार आयुर्वेद को कितना प्रमोट कर रही है और आयुर्वेद के साथ और भी पद्धतियां हैं, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। चूंकि आयुर्वेद की जब भी बात आती है तो मतलब कि स्वस्थ जीवन शैली हमारे सामने होती है, लेकिन उसे हम जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद बखूबी इसका व्याख्यान करता है और इसे जीवन शैली को सुधारने में बहुत ही मदद भी करता है। आपसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि बताएं कि आयुर्वेद क्या है, मतलब कि इसकी जो उत्पत्ति हुई और कैसे ये लोगों के जीवन से जुड़ा और कैसे अब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है ये आयुर्वेद, जरूर बताएं। जी, सबसे पहले तो हम जान लें कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद शब्द अपने आप में अपने अर्थ के साथ आयुर्वेद को हम समझा जा सकता है। आयुर प्लस वेद, मतलब आयु का विज्ञान है। ये आयु से संबंधित विज्ञान है। कैसे हित आयु अहित आयु सबको ध्यान रखा जा सकता है, कैसे आदमी बीमार हो तो जल्दी ठीक हो या बीमार न हो, इस बात का ध्यान इस आयुर्वेद में रखा जाता है। तो इसके लिए एक अपने यहाँ जो अपने पुराने बुक्स हैं उसमें है, जिसमें वर्णन है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलह क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन तम इति धीयते। इसका मतलब है कि स्वस्थ होने के लिए सिर्फ शरीर ही स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, मन भी आपका स्वस्थ होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद को परिभाषित किया गया है और आयुर्वेद इसका विशेष ध्यान रखता है। इसी बात को ध्यान में शरीर के दृष्टिकोण से वात पित्त कफ ये 3 दोष हैं, उसी तरह मन के दृष्टिकोण से सत्व रज तम ये 3 दोष हैं। इन्हीं के सम अवस्था में रहने से शरीर में बीमारी नहीं होती है। इस सब का उद्देश्य है कि सही आहार विहार पर अगर ध्यान दिया जाए तो आदमी इससे बच सकता है और शरीर आदमी स्वस्थ रख सकता है। आयुर्वेद में हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि इसमें बीमारी का इलाज ही नहीं हो, बीमारी नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए आयुर्वेद का विशेष महत्व है। जहाँ तक आपने पूछा
कि आयुर्वेद का उद्भव कब हुआ आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ईसा से 5000 ईस्वी पूर्व ही इसका आविर्भाव हुआ था। इसके बारे में कहावत है कि सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस क्रम में भगवान धन्वंतरी ने का उत्पन्न हुए थे, अमृत कलश लेकर वो आए थे और आयुर्वेद का अवतरण हुआ था। उसी समय से आयुर्वेद आज तक इस पृथ्वी पर चल रहा है और लोगों के मानव के जनहित पर ध्यान रखता है। जहाँ तक चिकित्सा पद्धतियों की बात है तो आयुर्वेद जो है सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति है, इस बात को पूरा विश्व मानता है। बहुत सी चिकित्सा पद्धतियों का उद्भव बहुत बाद में हुआ है। सबसे पहले आयुर्वेद उद्भव हुआ। आयुर्वेद का जब उद्भव हुआ तो उसके बाद उससे कुछ उसका ट्रांसलेट पर्शियन में हुआ, जिससे एक और चिकित्सा पद्धति है जिसको यूनानी चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, तो इसके पर्शियन में ट्रांसलेट होके वो चला गया यूनानी में, तो वो भी इन्हीं आयुर्वेद के सिद्धांत पे आधारित है। उसके बाद एक डॉक्टर हुआ करते थे, यूनानी डॉक्टर थे, उनका नाम हिपोक्रेट्स था। हिपोक्रेट्स जो है वो यूनानी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने ही एलोपैथिक सिस्टम का आविष्कार किया। तो हिपोक्रेट्स को एलोपैथिक सिस्टम का जनक माना जाता है। और बाद में एक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति आई, जो चिकित्सा पद्धति जो है उसका आविर्भाव एलोपैथिक के डॉक्टर हैनीमैन ने किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद ही सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी है और आज भी जो भी सिद्धांत हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट है। सबसे ज़रूरत है आदमी को हर चिकित्सा पद्धति को एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने के लिए और मानव मात्र के कल्याण के लिए, जिसमें जो विशेषताएँ हैं उसका लाभ उठाने के लिए, प्रेरित करने के लिए और मिल के सामंजस्य करके रोगी की चिकित्सा करने की बात है। जी, चूँकि आपने बताया कि सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति और जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सब इसी से उत्पन्न भी हुई हैं, और हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो वो मूल कारण, वो मतलब कि जड़ से वो हटाने का काम करती है। और जीवन शैली जैसा है हम सभी जानते हैं कि कितने बेहतर हमें ये इलाज प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई गंभीर से गंभीर बीमारियां होती हैं तो कहा जाता है कि उनमें अगर आयुर्वेद का इलाज हो, मतलब कि आयुर्वेद का सबसे बेहतर इलाज इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो वो प्राचीनतम है और दुर्लभ जड़ी बूटियों का जो उसमें समावेश है वो इसमें देखा जाता है, शोध किया जाता है, उसके बाद ही उसमें उपचार किया जाता है। हमारा सवाल इसमें यह है कि कितना मैक्सिमम इसमें समय लगता है, एक जो समय सीमा होता है क्या इसमें लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि गंभीर बीमारियों में अगर एलोपैथ की दवा अगर इस्तेमाल की जाए तो जल्दी लाभ देती है, बजाय अगर आयुर्वेद की दवा लेती हैं तो थोड़ा सा समय वो लेती है। तो इसके बारे में ज़रूर बताएं, कितना एक वक्त लगता है उसमें? देखिए, सबसे पहले तो हम जान लें कि आयुर्वेद में हम लोग करते क्या हैं। पहले तो करते हैं हम लोग स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात कि स्वस्थ व्यक्ति बीमार ही नहीं हो इस बात पर विशेष ध्यान रखते हैं। अगर कोई हो गया तो उसके स्वास्थ्य की कैसे रक्षा की जाए, ये है। और जहाँ तक यह कहना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्लो काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ रस औषधियाँ हैं जो कि मेटल नॉन मेटल से दवाइयाँ बनती है, शोधित करके बनाया जाता है, वो काफ़ी आशुकारी हैं, काफ़ी जल्दी इफेक्ट करती है। रहा बीमारी की बात, तो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग प्रादुर्भाव है, हर का अलग अलग कार्यकाल है, चाहे मॉडर्न साइड हो, चाहे बहुत सी बीमारियां ऐसे हैं जो मॉडर्न थेरापी में भी बहुत जल्दी उसको नहीं ठीक किया जाता, उसमें समय लगता ही लगता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि आयुर्वेद से दवाइयों के इलाज से वो बीमारियां को ठीक होने में समय लगता है जी, वो डिपेंड करता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि बाकी चिकित्सा पद्धति जो है रोग का इलाज करता है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है वो रोगी का इलाज करता है। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, हर की प्रकृति अलग अलग होती है और उस अलग प्रकृति होने से आप एक साथ हम दोनों आदमी हैं, एक आदमी बीमार पड़ा, दूसरा आदमी बीमार नहीं पड़ता है, जबकि एक ही वातावरण में रहता है आदमी। इसके पीछे उसके प्रकृति का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर रोगी का आप इलाज करेंगे, उसके इस बात पर विचार करेंगे, तो वो बीमारी जल्दी ठीक होगी और जड़ से ठीक होगी। जड़ से ठीक होगी, बिल्कुल। और मतलब कि आज के जीवन शैली की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो हम सभी को मालूम है कि आज की जो हमारा जीवन शैली है
मतलब कि थोड़ा सा भी पेट दर्द, सिर दर्द या फिर और भी अन्य बीमारियां हैं रेगुलर में, जिसमें हम तुरंत जाते हैं और एलोपैथ की दवा का सेवन कर लेते हैं, डॉक्टर पास मिलते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो मेडिकल जाते हैं, वहाँ से दवा ले लेते हैं। हम ये जानना चाहेंगे, अगर हर बार बार किसी चीज़ में, अगर किसी बीमारी में अगर हम दवा ले रहे हैं तो वो हमारे शरीर पर कितना नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, किस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हो सकते हैं, जो आगे चलकर ये गंभीर बीमारियों का जो रूप है वो ले सकते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप खान पान में ध्यान नहीं देंगे तो आप समझते हैं कि दवा खा लिया, बीमारी से छुटकारा। बीमारी का कारण जो है खान पान का बहुत बड़ा उसमें हाथ है। अगर किसी को एसिडिटी होती हो, किसी को अम्ल की शिकायत होती हो, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर आप दवा खा के और उसको ठीक कर ले और खान पान में अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो पुनः बीमारी आपको बार बार तंग करेगी। इसलिए ज़रूरी है। और आज की बीमारी होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, पूरे खान पान में षड्रस की बात होती है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 तरह के रस हैं। आज हम देखते हैं कि जो खान पान है, जो फास्ट फूड लोग सेवन करते हैं, इसके चलते बहुत सी बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर भोजन जो है लोग या तो मधुर लेता है लोग या लवण लेता है, लेकिन कटु, तिक्त, कसाय का सेवन नहीं होता है। जैसे उसके लिए अलग अलग चीज़ है, जैसे करेला है, जामुन है, इनके रस अलग अलग हैं। अगर सभी रसों का समान रूप से अगर सेवन करे आदमी तो आदमी ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है। एक ही रस का अगर बार बार सेवन करेंगे तो उससे अलग अलग बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। प्रकृति के अनुसार, सीज़न के अनुसार सब चीज़ का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान देखना चाहिए, दिनचर्या का ध्यान देना होगा, ऋतुचर्या का ध्यान देना होगा। इन सब बातों को अगर ध्यान दे आदमी तो बीमार या तो नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो जल्दी उससे छुटकारा हो जा सकता है। योग को अगर हम आयुर्वेद से जोड़कर देखते हैं तो इसका योग का आयुर्वेद से क्या संबंध है, और इस बार का जो थीम है आपसे जानना चाहेंगे कि किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जरूर इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो हम जान लें, आज जो हम लोग कह रहे हैं कि विश्व पटल पर हम लोग योगा दिवस मना रहे हैं, इसका आविर्भाव कैसे हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 193 देशों ने भाग लिया था। 193 देश उसमें शामिल हुए थे। उसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था योगा डेज के लिए। तो उसमें 177 कंट्रियों ने उसका समर्थन किया, और उसी समय से, जो 15 की बात है, उसी समय से ये योगा दिवस 21 जनवरी को मनाया जाने लगा। और योगा के प्रभाव को सब लोगों ने माना, पूरे विश्व में माना, डॉक्टर समुदाय ने भी माना कि योगा शरीर के लिए कितना आवश्यक है। जहाँ तक इस बार की थीम की बात है, तो इस बार का जो थीम है उसको है वसुधैव कुटुंबकम। उसमें यह सोच है कि वन वर्ल्ड, एक पूरा विश्व एक है, वन फैमिली, पूरा विश्व जो है एक परिवार है, वन फ्यूचर, एक ही भविष्य सबका होगा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम इस बार का थीम है, जो इस बात का संदेश देता है कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है, सबको मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहना है, और सबको फ्यूचर के बारे में हो कि यह मानव मात्र का, विश्व का कैसे कल्याण हो। आज योगा और आयुर्वेद की बात आपने कही, तो दोनों में बड़ा सामंजस्य है। योगा भी शरीर के बारे में सोचता है, योगा भी जीवन शैली के बारे में हम योगा में बात करते हैं, और आयुर्वेद में भी जीवन शैली की ही बात होती है। सामंजस्य इतना है कि कहा जाता है कि पतंजलि, ये सबसे पहले योगा के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर से योगा की शुरुआत हुई है, लेकिन उसको सिस्टमैटिक रूप से पतंजलि ने उसको लिपिबद्ध किया, और पतंजलि के काल से कहा जाता है कि जो चरक रहे हैं आयुर्वेद के, वही जब योगा में वो पतंजलि के नाम से विख्यात हुए। तो जिस तरह से मैंने योगा की बात है, आयुर्वेद भी माना गया है कि 8 तरह के उसमें उसके ब्रांचेज हैं, उस तरह योगा के भी 8 ब्रांचेज हैं, और योगा का हम लोग करते हैं। योगा में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर योगा आप नियमित रूप से करते हैं तो बीमारी से आप बच सकते हैं।
आप स्वस्थ रह सकते हैं, दीर्घायु रह सकते हैं। और योगा कहने से होता है अर्थ इसका कि जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, शरीर ही नहीं, शरीर मन आत्मा, ये तीनों का जुड़ाव ही योगा है। इससे जब भी हम लोग योगा करते हैं तो शरीर के साथ मन को जरूर जोड़ते हैं लोग, श्वास पर नियंत्रण रखते हैं लोग, श्वास के गति के साथ योगा किया जाता है, जिससे शरीर में किसी तरह का प्रादुर्भाव नहीं होता है और शरीर में हर तरह के विकार दूर होते हैं और विकार नहीं होते हैं। अगर योगा आप नियमित करते हैं तो बीमारी से बिल्कुल बचा जा सकता है और आदमी दीर्घायु होकर जीवन यापन कर सकता है। जी, और इसकी सबसे खासियत तो ये भी है सर कि ये मन को स्थिरता और शांति प्रदान भी करती है। आपने कहा कि योग मन को जोड़ता है शरीर से और ये होना भी चाहिए। और इसमें एक सवाल ये भी हमारा रहेगा कि अगर योगा का जो समय है वो निर्धारित क्या है, सुबह में करें तो वो समय क्या होना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि शाम में भी योग कर लेना चाहिए, तो सही समय क्या है उसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा ये अच्छी बात कि योगा जो है निश्चित रूप से सुबह करना चाहिए। सुबह आदमी को फ्रेश होके और योगा का कार्यक्रम कम से कम 1 घंटा ज़रूर करना चाहिए। कुछ क्रियाएं हैं, कुछ आसन प्राणायाम हैं, उसको करना चाहिए। उसमें कई तरह के आसन हैं, उसको करें। सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं योगा में तो उसमें कई आसनों का समावेश है, तो बहुत से क्रियाएं उससे हो जाती हैं। बहुत कम योगा है जो खाली पेट, सुबह योगा करें और खाली पेट ही करना चाहिए इसको। एक योगा ऐसा है जिसमें वज्रासन बोलते हैं, वो खाना खाने के बाद करते हैं। उसका कार्यकाल रात में भी हो सकता है, रात में भी आप खाना खाते हैं तो वज्रासन में अगर बैठते हैं तो उसमें आप अगर देखते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन होता है, प्रॉपर होता है। दिन के खाना खाने के बाद भी अगर 5 से 10 मिनट अगर आप वज्रासन में बैठ पाते हैं तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक आसन योगा में एक होता है योग निद्रा, तो उसको आप जो है सोने के पहले भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। बाकी सब योगा, जितने तरह की योगा है, उसको प्रातः काल में ही करना उचित है और खाली पेट करना ज़्यादा उचित है। योगा और प्राणायाम, हाँ, वो पानी आप पी सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं, उसमें रोक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुबह सुबह दवा भी लेना पड़ता है। हाँ, उसमें कोई रोक, के बाद वो पानी लेंगे, उसमें रोक नहीं है। उसके बाद वो योग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह के समय अगर आप योग करते हैं जी तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। जी, चूँकि सुबह का वातावरण भी वैसा ही होता है, स्वच्छ हवा, बिल्कुल। मतलब कि कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बाहर की जो ताज़ी हवा होती है शरीर के अंदर जाती हैं और वहीं से आपका फेफड़ा को एक बिल्कुल, मतलब इसलिए कि- हमने कहा हाँ। योगा और व्यायाम भी लोग करते हैं सुबह में, तो उसमें दोनों में फ़र्क है। योगा से शरीर में कसावट होता है, जी उसका श्वास पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। आप देखते हैं कि व्यायाम करने वाले हैं, उनके श्वास की गति पर नियंत्रण नहीं रह जाता है अगर आप व्यायाम करते हैं तो। लेकिन योगा तो आपको श्वास की गति से कब श्वास छोड़ना है और कब श्वास लेना है, कैसे योगा करना है, उसके तरह हम लोग योगा करते हैं। इसका बहुत सा एडवांसनेस है, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। व्यायाम जो करते हैं शरीर सौष्ठव के दृष्टिकोण से करते हैं, शरीर का कसावट होता है, बॉडी आदमी का थोड़ा सा मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं उसमें। लेकिन जब योगा करते हैं तो शरीर की मांसपेशियाँ टाइट रहती है, शरीर में लचीलापन आ जाता है और आप सब काम ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जी, अब तो बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं और कहते हैं कि जिम कर लिए और फिट रह गए, वो योगा का काम हो गया, अब तो योगा करने की जरूरत नहीं है। व्यायाम वो लगभग एक तरह का चीज़ है, जी तो उसमें जो है जो अपने बॉडी के शेप को निर्धारित करने के लिए उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं जी और उससे भी लाभ है, जी। लेकिन योगा से विशेष लाभ है। अगर कोई जिम करते हुए अगर कोई योग करता है तो हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, benefit है कोई उसके दिक्कत लिए। नहीं, अच्छी बात है। जी, किया कई जा सारे ऐसा सकता है। असाध्य रोग भी हैं डॉक्टर साहब, जिसमें योग को इलाज की तरह उससे इस्तेमाल उसमें किया बिल्कुल। जाता है, उसके बारे में जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग एडवाइस करते हैं जी कि कौन कौन से बीमारी आपको है, उसमें कौन कौन से योग आप कर सकते हैं, कौन से योग नहीं कर सकते। कमर में दर्द है तो कौन सा रोग नहीं करना चाहिए, और जैसे मान लीजिए किसी की बीमारी को पाइल्स की शिकायत है तो उसमें हम लोग एडवाइस करते हैं उसको कि आप अश्वनी मुद्रा कीजिए। तो उससे अगर दवा के साथ साथ आप अश्वनी मुद्रा करते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक होगा। उसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपका बढ़ा हुआ है, तब भी आप अश्वनी मुद्रा कीजिए
तो दवा के साथ आप अश्वनी मुद्रा करते हैं तो और जल्दी लाभ होगा आपको। तो वो उसके लिए योगा एक्सपर्ट से राय लेना ज़्यादा बेटर है, वो उससे ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि कौन कौन से योगा किसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। हम लोग के यहाँ, हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधाएं हैं। एक डिपार्टमेंट भी मेरा है हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य वृत्त एवं योग, ऐसा एक विभाग है हमारे हॉस्पिटल में जो उसको देखता है कि किस पेशेंट्स को कौन सा योग करना, वो एडवाइस करता है। आउटडोर से भी पेशेंट्स और इनडोर से पेशेंट्स भी जाते हैं हमारे यहाँ। उसके लिए टीचर्स हैं, योगा के टीचर्स हैं, मेल भी है फीमेल भी है, जो प्रॉपर एडवाइस करता है और काफ़ी लोग लाभान्वित होते हैं उससे जी। बल्कि हम एक बार और कहना चाहेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में हमारे यहाँ योगा की पढ़ाई भी होती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन यौगिक साइंस एक पढ़ाई है 2 वर्ष का, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसमें लोग नामांकन लेते हैं और बहुत से लोग अपने लिए भी करते हैं इसको और दूसरे को भी लाभ पहुंचाने के लिए योगा टीचर के रूप में भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जी, चूँकि आपने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के चूँकि आप अधीक्षक भी हैं और वहाँ पर योग को लेकर कई तरह की जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर योगा क्लास भी किया जाता है। तो जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस कॉलेज से जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर उसके बारे में बताएं कि कैसे वो जुड़ सकते हैं और किस तरह वहाँ पर लाभ उठा सकते हैं योग और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये पटना में जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है ये 1926 का बना हुआ है। भारतवर्ष के ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज में इसका नाम है। हमारे यहाँ जो ये आयुर्वेदिक कॉलेज में है वो पूरे भारतवर्ष में अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एक महाविद्यालय अस्पताल है। हमारे यहाँ 14 विषयों की पढ़ाई होती है और सभी विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ कई ओपीडीज़ हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग ओपीडीज़ है। योगा का भी ओपीडीज़ है, आयुर्वेद का भी अलग अलग है। उसी थेरापी में एक और की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि पंचकर्मा थेरापी भी एक हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। चिकित्सा पद्धति में हम लोग कहते हैं कि जैसे बाकी सब चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं वो डिजीज़ को दबा देती हैं, उसको जो है संशमन करती है, तो हमारे यहाँ भी संशमन चिकित्सा पद्धति और संशोधन चिकित्सा पद्धति है। तो पंचकर्मा थेरापी जो हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें संशोधन चिकित्सा पद्धति का सहारा लेते हैं विभिन्न उपकरणों के द्वारा और बीमारी को हम लोग जड़ से निर्मूल करने का प्रयास करते हैं और उससे काफ़ी पेशेंट्स को लाभ होता है। जो ऐसे ऐसे बीमारी हैं जो दूसरे चिकित्सा पद्धति में जिनसे लाभ नहीं मिलता है, वो भी पंचकर्मा में आके हमारे यहाँ ठीक हो जाता है। और इसमें हम लोग योगा का भी की सहायता लेते हैं और उसके लिए भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं, योगा विभाग में उनको भेजते हैं, उनके लिए एडवाइस करते हैं कि कौन कौन से योगा आप विशेष रूप से आप करें। अगर आप इंडोर में एडमिट होकर भी उसका लाभ ले सकते हैं, आउटडोर में के सहारे भी आप लाभ दे सकते हैं। प्रत्येक दिन हमारा हॉस्पिटल सुबह से 2 बजे तक खुला रहता है और विभिन्न विभागों में वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के आप उसका लाभ ले सकते हैं। कई सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप अगर हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लगभग 40 तरह का इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ होता है। ब्लड, स्टूल, यूरिन आदि का जांच होता है, एक्सरे की सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। ये सभी सुविधाएं जो है सरकारी स्तर पर निःशुल्क हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और इसके अलावा इम्यूनाइजेशन का टीका की सुविधा है। बच्चों के लिए हम लोग एक और स्कीम स्वर्ण प्राशन करते हैं। वो खास नक्षत्र में, पूष नक्षत्र में बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चे को एक मेडिसिन फ्री में उसको खिलाते हैं। माह में लगभग एक बार उसको करते हैं। उसके लिए भी काफ़ी लोग आते हैं और रजिस्ट्रेशन करा के उसका भी सेवन करते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग और आयुर्वेद पर ध्यान दें और लोगों का आकर्षण भी इसके प्रति काफ़ी बढ़ा है पहले से। विशेषकर से कोरोना काल के बाद इसका आकर्षण बहुत बढ़ा है। काफ़ी लोग इस पे लाभ लेने के लिए पूरे बिहार से और बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और आयुर्वेद का लाभ लेते हैं, योगा का लाभ लेते हैं। और भी थेरापीज़ हमारे यहाँ होती है, मर्म थेरापी है, लिच थेरापी है, इसका भी लाभ रोगी को लेते हैं हम लोग।
ये विशेष रोगों में विशेष तरह की जो थेरेपीज़ है वो मरीजों को दी जाती है। हम उन थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं जिन थेरेपी को लोग कहीं भी आसानी से नहीं मिल पाता है, और जो लोग निराश हो चुके हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, यहाँ पर आते हैं तो किस तरह की रेगुलर उन्हें थेरेपी के साथ जो इसका ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, ये व्यक्ति को अपने निश्चित नहीं करना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए एक स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। आपको जिस तरह की बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएं। हमारे अगर हॉस्पिटल में अगर आप आते हैं, सिर्फ आने की परेशानी है, बाकी किसी तरह की दवाइयाँ भी हमारे यहाँ मुफ्त है, और थेरापीज़ भी हम कराते हैं, और आपको एडवाइस डॉक्टर्स करेंगे कि घर पर भी रह के आप कैसे कर सकते हैं, जो आपके लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी थेरापी आपके लिए लाभकर है। हमारे यहाँ जैसे बाल रोग विभाग में बच्चों के लिए अलग थेरापी दी जाती है, आइज़ डिपार्टमेंट में क्रियाकल्प आदि अलग थेरापी दी जाती है, और काफ़ी लोग दूर दराज से जो बहुत जगह से निराश हो के लोग आ रहे हैं, और यहाँ काफ़ी लाभ हो रहा है उसको। तो आप भी आके यहाँ ज़रूर मिले यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से। विशेष व्यवस्था है इसके लिए हमारे यहाँ, और उनके एडवाइस के अनुसार ही चलें। जैसा वो एडवाइस करते हैं उसके अनुकूल अगर आप चलते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अपने अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसमें नुकसान होने की भी संभावना बन सकती है। जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल में है, सोच डेवलप हुआ है भारत सरकार के स्तर पर कि सब चिकित्सा पद्धति, कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। हर चिकित्सा पद्धति का अपना अपना महत्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न साइड के साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट लोग, अलग अलग विषयों में सर्जरी के लोग हैं, अलग अलग विषयों के पीडिया के लोग हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग हमारे यहाँ पदस्थापित हैं, और एक सामंजस्य बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि इसके सामंजस्य से लोगों का इलाज अच्छे से अच्छा ढंग से किया सकता है, जिसकी जो विशेषताएं हैं वो पेशेंट्स को मिल सके। जैसे हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, तो बहुत से ऐसे क्रोनिक डिजीज़ हैं जिनके इलाज लोग मॉडर्न साइड में कराते हैं, लेकिन उनके इलाज कराने में, मान लीजिए कि आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, टीबी का आप इलाज करा रहे हैं, उसकी दवाइयाँ काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती है, चाहे वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति हो चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो। आप एलोपैथिक की चिकित्सा निश्चित रूप से लें, लेकिन उसके होने वाले साइड इफेक्ट्स, जैसे जो दवाइयों का आप सेवन कर रहे हैं तो उस दवाइयों से लीवर आदि पर गलत प्रभाव पड़ता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए आधुनिक डॉक्टर भी सजेस्ट करने लगे हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। और आप अगर हमारे यहाँ आते हैं, आप बताते हैं कि हम ये दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि ये दवा आप लें, साथ साथ अगर ये दवा लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, और सिनर्जेटिक इफेक्ट हो गई ये दवाइयों का और ज़्यादा लाभ होगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, सब कुछ हम लोग जो कर रहे हैं वो पेशेंट्स को कैसे फ़ायदा अधिक से अधिक पहुंचाया जा सके, इस बात को ध्यान रखते हैं, और सभी चिकित्सा पद्धतियों के बीच में सामंजस्य करके जिसकी जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं का लाभ रोगी को मिल सके, इस बात पर विशेष ध्यान हमारे सरकार भी दे रही है। इसी के तहत हॉस्पिटल्स की संरचना उस तरह से हो रही है। जी, ये आपने बड़ी जानकारी दी कि एक्सपर्ट्स के मौजूदगी में इन तमाम चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को लाभ देने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक सवाल इसमें ये भी आ रहा है कि चूँकि हम आयुर्वेद की बात करें और आयुर्वेद में दुर्लभ जड़ी बूटियों का जो समावेश है वो होता है, ठीक उसी तरह अगर यूनानी चिकित्सा पद्धति की बात करें तो उनमें भी जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अंतर हम कैसे देखें, किस तरह की जो भिन्नताएँ हैं इन दोनों में है, ज़रूर बताएँ। हमने पहले भी बताया था कि आयुर्वेद की जो संस्कृत बुक्स थे उसको पर्शियन में, फारसी में ट्रांसलेट हुआ और यूनान में गया, लेकिन उन्होंने भी इसके अंदर जैसे जो भी चिकित्सा पद्धति आती है तो कुछ ना कुछ और डेवलपमेंट करती है। तो उसी को लेके जैसे हमारे यहाँ हम लोग के दोष वात पित्त कफ पर ध्यान देते हैं, तो इनके यहाँ भी वात पित्त कफ इन्होंने रखा, लेकिन इसके साथ ये लोग के रक्त भी इन्होंने जोड़ लिया। रक्त का समावेश हमारे यहाँ पित्त के अंतर्गत होता है, लेकिन आयुर्वेद यूनानी थेरापी में इन्होंने, यूनानी चिकित्सा पद्धति में वात पित्त कफ के अलावा इन्होंने रक्त को भी जोड़ा है और उस पर भी ध्यान देकर अलग से उसका समावेश किया है। और जो औषधियाँ हैं ऑलमोस्ट अलग अलग नामों से जानी जरूर जाती हैं। हमारे यहाँ एक फार्मेसी भी है
जहाँ एक ही साथ आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों की दवाइयाँ बनती हैं। वो बिहार सरकार का है, आयुर्वेदिक और यूनानी निर्माणशाला है, जो दोनों ही हॉस्पिटल को, यूनानी हॉस्पिटल को भी दवाइयाँ बना के भेजता है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से। तो दोनों में बड़ा सामंजस्य है। तरीका बस है कि करने की पद्धति पे थोड़ा फ़र्क है जी। और उनके बुक्स जो हैं, अब हमारे यहाँ संस्कृत का ज़्यादा आविर्भाव रहा, उनके यहाँ पर्शियन का ज़्यादा आविर्भाव रहा। जी। डॉक्टर साहब, आज के परिवेश की अगर बात की जाए तो आज के परिवेश में मतलब कि हमारी जीवन शैली खुद अपने लिए एक चुनौती बनती जा रही है। मतलब कि हवा दूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रही है, और इसी के साथ साथ इन तमाम चीज़ों के बीच हमारी जीवन शैली है, और जितने हम बीमार पड़ते हैं, जिस तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, हमारे लिए चैलेंज बन जाता है कि कैसे हम रोज़ाना स्वस्थ रहें और अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकें। तो हम बात कर रहे हैं दिनचर्या की, एक स्वस्थ दिनचर्या। आयुर्वेद के हिसाब से एक स्वस्थ दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किस तरह अपने जीवन में से लागू करना चाहिए, हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल। अब इसी बात पे हम लोग करते हैं, हमने थोड़ा सा पहले हिंट भी किया था कि आप अगर अपने जीवन शैली में अगर दिनचर्या पर ध्यान देते हैं तो बीमारी से बचा जा सकता है, बीमारी हो ही नहीं। अगर ठंड का मौसम है, ठंड से आप नहीं बचेंगे और ठंड में आप उन्हीं वस्त्रों का धारण नहीं करेंगे, आप ठंड में निकलेंगे, बच्चों को ठंड में लेके जाएंगे, तो ठंड से होने वाली बीमारी होगी ही निश्चित रूप से आपको। तो उससे बचाव करें, उससे बचने के लिए औषधि जो प्रिस्क्राइब है, जो खान पान है, उसका इस्तेमाल करें। आज अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, लू का सीज़न, लू से कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा रही है। तो उसमें हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप जब भी जाएं बाहर तो इस मौसम में पानी का सेवन जरूर करें। वैसे फलों का जरूर सेवन करें जो रसदार फल हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, और नमक भी साथ में सेवन करें। चूँकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर अपने जीवन शैली में ध्यान रखते हैं, ऋतुचर्या पर ऋतु के अनुरूप खान पान करें। जो प्रिजर्व आइटम्स हैं उसका सेवन न करें, फ्रिज में रखे हुए खाने का कम से कम सेवन करें, ताज़ा खाना खाएं तो निश्चित रूप से बीमारी हो। और एक चीज़ और हमने कहा था पहले कि हर रस का सेवन करें। ये नहीं कि सिर्फ आप मिठाई खा रहे हैं, नमकीन ही खा रहे हैं। खाने में कुछ चीज़ अगर आपको कड़वा भी लगता है तो आप नहीं उसका सेवन करते हैं, लेकिन वो भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दें। जैसे बहुत से हमारे यहाँ ऐसे औषधियाँ हैं, जैसे आंवला का मैं बता रहा हूँ आपके बारे में। आंवला में 6 तरह के रस होते हैं, तो 5 तरह के रस आंवला में हैं। हरितकी में भी 5 तरह के लवण हैं, सिर्फ लवण रस उसमें नहीं है। अगर आंवला का आप विभिन्न रूप में सेवन करते हैं तो 5 तरह के रस आपके शरीर में पहुंच जाएंगे और उससे बहुत सी बीमारियां आपकी नहीं होंगी, या होंगी तो उससे लाभ मिलेगा। इसलिए खान पान का विशेष महत्व है, ऋतु का विशेष महत्व है। तो ऐसा नहीं कि आपको खाना खाना है, आप खाने का जो समय है आप उसका ध्यान नहीं दें, खाना आपका पचा नहीं और पुनः आप खाना खा लेंगे तो उससे भी अपच की शिकायत हो जाएगी, अदर्शन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि कब खाना खाएं, कब पानी पिएं, इस बात पर ध्यान दें। खाना आप खा रहे हैं और खाना खाने के साथ तुरंत पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पी लें तो पाचन क्रिया का, इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि खाना खाने के लिए और पानी पीने के में थोड़ा अंतराल होना चाहिए, जिससे ठीक ढंग से खाद्य पदार्थों का पाचन क्रिया हो सके और इससे बीमारी नहीं हो। जी, ये आपने बड़ी बात बताई कि अक्सर लोगों को देखते हैं कि जो लोग खाते हैं, खाने के साथ ही पानी पी लेते हैं, या तो खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन अंतराल होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए। और एक बात विशेष ये भी कि अगर आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाएं, बिना भूख लगे खाना खाएंगे तो अपच की शिकायत होगी, और भी कई तरह के जो गैस की समस्या भी हो सकती है, और भी कई तरह की जो बीमारियां वो हो सकती है। 40 सालों का जो लंबा अनुभव आपका रहा है सर इसमें आयुर्वेद की सेवा देते हुए, अभी भी आप आयुर्वेद की सेवा में लगे हुए हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना एक्सपीरियंस कितना है, आपका अपना अनुभव क्या कहता है, आयुर्वेद ने लोगों के जीवन को कितना बदला है, क्योंकि कई सारे लोगों को आपने ट्रीटमेंट दिया है और दे भी रहे हैं, तो ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे बीमारियां हैं जिसकी विशेष चिकित्सा आयुर्वेद में ही कराने के लिए लोग आते हैं।
जैसे आपको जॉइंट्स पेन से लोग पीड़ित हैं, अर्थराइटिस की बीमारी है, गाउट की बीमारी है, ये सब बीमारियां जो हैं उसको मॉडर्न साइड में जो चिकित्सा हम लोग कराते हैं तो वहाँ पेन किलर्स लोग देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। उसके सेवन से तुरंत लाभ तो हो जाता है, लेकिन उसके प्रादुर्भाव से बहुत सी बीमारियाँ, गैस्ट्राइटिस उत्पन्न हो जाता है, बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन उसी जगह पर आप आयुर्वेद के से इलाज कराते हैं, उनके पंचकर्मा थेरापी से इलाज कराते हैं, उनकी औषधियों का अगर सेवन करते हैं, जॉइंट्स पेन है, गाउट आदि है, तो इसमें आपको विशेष लाभ भी होगा और आप उससे स्वस्थ भी हो जाएंगे आप। इसी तरह लीवर की बीमारी है, एक बीमारी होता है जिसमें एसाइटिस बोलते हैं, जिसमें पानी में पेट में पानी जमा हो जाता है। लीवर डिजॉर्डर के चलते और भी कई कारण से पानी जमा हो जाता है। मॉडर्न थेरापी में भी डॉक्टर्स जो है एडवाइस करते हैं कि आप आयुर्वेद में जाके चिकित्सा लें। हमारे यहाँ उस तरह के पेशेंट्स आते हैं और आयुर्वेद थेरापी लेने के बाद उनको लाभ होता है। तो इसीलिए हमने पहले ही कहा कि एक सामंजस्य की ज़रूरत है। जिस चिकित्सा पद्धति में से ज़्यादा लाभ होता है और एक दूसरे का हम लोग सहयोग कर रहे हैं और उससे पेशेंट्स के लाभ होता है और लाभ आगे भी होगा कि किस बीमारी में कौन सी चिकित्सा पद्धति की दवाई का आप सेवन करें, या उस मॉडर्न साइड में कोई दवाई ले रहे हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है तो कौन सी आयुर्वेदिक दवा उसके साथ चलाई जाए जिससे कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स को रोका जा सके और बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जा सके। जी ठीक है, बिल्कुल। हम उम्मीद भी करते हैं कि अधिक से अधिक आयुर्वेद लोग तो जुड़ रहे ही हैं, मतलब कि जागरूकता उनमें फैल रही है, और भी अधिक से अधिक जितना अधिक और जितना जल्दी जुड़ेंगे अपनी बीमारियों से निजात पाएंगे। क्योंकि ये जो आयुर्वेद है सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, बीमारी इंसान का भी इलाज करता है जड़ से। मतलब कि जब आप बीमार होंगे नहीं तो दवा किस बात का खाएंगे। तो आप अपने इस कार्यक्रम में आए और आयुर्वेद को लेकर आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विजय शंकर दुबे, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के अधीक्षक थे। कई सारी बातें हुई। अब आज का ये जो कार्यक्रम का अंक है बिहार अभियान, आपको कैसा लगा? खत लिखकर हमें ज़रूर अपना जो रिस्पांस है वो बताएं, और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम, लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।